हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर आज क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसका क्या तरीका है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है और पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था संबंध और फलन के बारे में। तो फलन के बारे में आखिरी में ये टॉपिक बताया गया था। टॉपिक ये था कि दो फलनों का संयोजन करके भी हम उस फलन का या जो हमें फलन दिया है उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसका क्या नियम था, उसी नियम पर आधारित ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। जैसे था नियम क्या कि अगर f का g के साथ संयोजन करते हैं तो हमें g ऑफ f, यानी जिसको शॉर्ट में हम लोग गॉफ भी कहते थे, यानी गॉफ ऑफ x इक्वल टू x आता है, या f ऑफ g या फॉग ऑफ y इक्वल टू y आता है। तो कहा जाता है कि फलन जो g है वो f का प्रतिलोम है या f जो है वो g का प्रतिलोम है। इसका हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में यूज करेंगे, जैसा कि फलन के आखिरी वीडियो में बताया गया था। ठीक है। और फलन के प्रकार में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो था एकैकी फलन और आच्छादक फलन। ये दोनों टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों की सहायता से हम किसी भी फलन का प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे उसमें 6 त्रिकोणमिति फलनों में पहले त्रिकोणमिति फलनों को देखेंगे कि क्या इनका प्रतिलोम निकालना संभव है या नहीं है, और प्रतिलोम निकालना संभव होता है या नहीं होता ये पता कैसे चलेगा। ये पता ऐसे चलेगा कि हम लोग चेक करेंगे कि यह फलन एकैकी और आच्छादक है या नहीं। अगर वह फलन एकैकी और आच्छादक हो जाता है तो कहेंगे कि यह फलन व्युत्क्रमणी है और इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं या प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं फलन साइन के बारे में कि अगर f(x) इक्वल टू या y इक्वल टू साइन x अगर हमें दिया है तो ये व्युत्क्रमणी फलन है या नहीं। तो देखते हैं। तो आइए देखिए, यहां पर ये f(x) इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाया गया है। f(x) इक्वल टू साइन x का ग्राफ, यहां फलन कौन है, साइन है। और इस साइन जो फलन है ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से r पर परिभाषित है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से r पर परिभाषित है। तो इस फलन साइन का डोमेन क्या होगा, प्रांत क्या होगा, वह होगा रियल नंबर का सेट यानी r। ठीक है, ये रियल नंबर का सेट, ये जो है इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, डोमेन या प्रांत। तो साइन का डोमेन हो गया रियल नंबर का सेट और कोडोमेन हो गया वो भी रियल नंबर का सेट। ये कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन या जिसको बोलते हैं सहप्रांत। चलिए, ये सहप्रांत हो गया। अब चेक करते हैं कि ये प्रांत और सहप्रांत यानी साइन r से r पर अगर परिभाषित है तो इन दोनों समुच्चयों में यह फलन एकैकी और आच्छादक है या नहीं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत यहां से करते हैं 0 से। 0 से π/2, अगर 0 से π/2 लेते हैं, 0 से π/2 तो ये चतुर्थांश कौन सा होगा, पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश में साइन का मान जो होता है वो धनात्मक होता है। और फिर π/2 से लेकर अगर पाई तक लेंगे तो ये जो है ये दूसरा चतुर्थांश होगा और दूसरे चतुर्थांश में भी साइन का मान धनात्मक होता है। तो देखते हैं कि ये एकैकी आच्छादक है या नहीं। तो जैसे देखिए यहां पर अगर बात करें, जैसे कि अगर मान लीजिए बीच में इसी जगह आता है, अब 0 से π/2 है तो बीच में यहां कहीं आएगा कितना, π/4 भी। तो इधर π/2 से पाई के बीच में इधर कहीं 3π/4 भी आएगा।
3π/4। तो यहां से अगर π/4 पर मान निकाला जाए तो क्या मिलेगा? अगर π/4 पर मान निकालते हैं तो साइन का मान कुछ इधर ऐसा मिलेगा, और 3π/4 पर मान निकालेंगे तो यहां भी कुछ इस तरह का मान आएगा। और इनको अगर आपस में मिलाया जाए, इनको अगर आपस में मिलाया जाए तो देखिए यहां पर ऐसा कुछ। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये π/4 पर साइन का जो मान है उसकी हाइट और 3π/4 पर जो साइन का मान है उसकी हाइट, दोनों की हाइट बराबर है। हाइट मतलब y का मान यानी फलन का मान। तो 0 से π/2 पहले चतुर्थांश में π/4 पर भी साइन का मान कितना, π/4 पर पता है ना साइन का मान कितना, 1/√2। तो ऐसे ही π/2 से पाई के बीच में दूसरे चतुर्थांश में 3π/4 पर भी साइन का मान कितना, 1/√2। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि साइन का डोमेन तो रियल नंबर का सेट था, और रियल नंबर में ये सभी धनात्मक जो कोड लिए गए हैं 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π और आगे ऐसे भी चलते जाएंगे। और इधर माइनस में -π/2, -π, -3π/2, -2π और माइनस में इधर जाएंगे। तो ये एक तरह से जो यक्ष अक्ष है वो रियल जो नंबर होते हैं उनका क्या है, ये एक रेखा बनाया गया है, वास्तविक संख्या रेखा। तो इस पर तो सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो π/4 ये भी एक वास्तविक संख्या, 3π/4 ये भी एक वास्तविक संख्या, और इन दोनों को रखने पर हमें इस फलन साइन का मान क्या मिल रहा है, 1/√2 मिल रहा है। तो कोई फलन एकाएकी होता है, इसके लिए नियम क्या था कि फलन के डोमेन में जितने भी अवयव हैं या जितनी भी संख्याएं हैं उनका प्रतिबिंब हमें दूसरे समुच्चय में अलग अलग और एक एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि फलन का डोमेन, साइन का डोमेन तो रियल नंबर का सेट है जिसमें ये π/4 और 3π/4 दोनों आएगा, और दोनों पर इस साइन का मान तो 1/√2 ही मिल रहा है। मतलब अगर इसको ऐसे देखा जाए तो fx इक्वल टू, अगर ये साइन x लिखा है, fx इक्वल टू साइन x, तो हम यहां रख रहे हैं x की जगह कितना, π/4, तो इधर भी रखेंगे साइन π/4 और इसका मान हमें कितना मिलेगा, 1/√2। यानी π/4 का फलन साइन के अंतर्गत प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 1/√2 बन रहा है। और अगर इसमें 3π/4 रखा जाए, 3π/4, तो 3π/4 रखने पर क्या होगा, ये साइन 3π/4 होगा, साइन 3π/4, और साइन 3π/4 का मान भी 1/√2। तो दिख रहा है कि π/4 और 3π/4 दो अलग अलग वास्तविक संख्या हैं, लेकिन उनका प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है। तो ये जो फलन है ये एकाएकी फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब एक से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मिलता है तो उसे बहु एक फलन कहा जाता है ना। तो यानी ये साइन जो है ये एकाएकी फलन नहीं है। तो जब साइन एकाएकी फलन नहीं है तो क्या इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं? तो नियम ये था कि जो फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों हो जाता है उसी फलन का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, या वही व्युत्क्रमणी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह फलन तो एकाएकी है नहीं, ठीक, तो ये व्युत्क्रमणी नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि ये आच्छादक है कि नहीं। अब आच्छादक के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि जो फलन का मान है, यानी ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन, फलन का जो कोडोमेन है वो भी खाली न रहे। मतलब पहले समुच्चय से इस फलन साइन में x की जगह हम अगर वास्तविक संख्याओं को रखते जाएं तो उनका जो हमें मान मिले वो उसके सहप्रांत में कोई न कोई अवयव जरूर हो, और सहप्रांत में कोई अवयव खाली न बचे। मतलब जितना सहप्रांत में अवयव है, जितनी वास्तविक संख्याएं हैं, वो इस साइन के द्वारा किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब जरूर हो। तो जैसे इधर क्या मिलेगा, आगे चलने पर -2 आएगा, इधर -3, -4 ऐसे चलते जाएंगे।
ऊपर अगर बढ़ेंगे तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और ऐसे अनंत तक चलता जाएगा। लेकिन अगर साइन का ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ जो है, इसकी हाइट, ऊंचाई जो है, यानी धनात्मक दिशा में चलने पर ऊंचाई 1 इकाई और नीचे की तरफ अगर आए तो नीचे भी -1 इकाई। यानी यह जो साइन है इसका ग्राफ हमेशा -1 से +1 के बीच में ही ऐसे चलता रहता है, -1 से +1 के बीच में। +1 से बड़ा मान नहीं हो सकता, -1 से छोटा मान नहीं हो सकता है। तो अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तब तो 1 से बड़ी जो संख्याएं हैं वो सब खाली बच गई और इधर -1 से छोटी जितनी संख्या है वो सब भी खाली बच गई। और आच्छादक फलन ये कहता है कि किसी फलन के सहप्रांत यानी को डोमेन में कोई अवयव खाली न बचे तब उसे कहा जाता है आच्छादक फलन। लेकिन यहाँ तो हमें सामने दिख रहा है -1 से छोटी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सब खाली बची हुई है और इधर +1 से बड़ी जितनी धनात्मक संख्या वो भी खाली बच रही है। तो यानी यहां से हमें क्या पता चला कि ये जो फलन साइन दिया है जो r से r पर परिभाषित है, यह न तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो जब यह फलन न एकैकी है और ना ही आच्छादक है तो हम इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, हमें तो इसका प्रतिलोम निकालना है। तब कैसे करेंगे? तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस फलन का जो ये डोमेन और को डोमेन दिया हुआ है इसको हम लोग करेंगे सीमित, यानी उसको और बाउंडेड किया जाएगा, बांधा जाएगा कुछ सीमाओं के अंदर। जब इसको हम इसके डोमेन और को डोमेन को बांध कर थोड़ा छोटा करेंगे या कुछ लिमिट लगाएंगे कि नहीं हमें डोमेन या को डोमेन यहां तक ही लेना है, तब जाकर ये जो फलन है वो एकैकी और आच्छादक बनेगा। तो देखते हैं कहां से किया जाएगा इसको। तो जैसे अगर यहां पर देखा जाए तो ये π/2 से लेकर -π/2 तक या -π/2 से +π/2 के बीच में अगर ये देखा जाए तो फलन का जो ग्राफ है इस वाले हिस्से को बस यहां तक -π/2 से लेकर +π/2 तक, इस वाले हिस्से को अगर देखा जाए तो 0 से π/2, 0 से π/2 हो गया पहला चतुर्थांश और फिर इधर -π/2 से 0 हो गया चौथा चतुर्थांश, -π/2 से 0 तक हो गया चौथा चतुर्थांश। अब 0 से π/2 के बीच में जितना भी साइन का मान आएगा वो सब धनात्मक मान होगा और -π/2 से 0 के बीच में जितना मान आएगा वो सब ऋणात्मक मान होगा। लेकिन हर एक बिंदु पर इस साइन का अलग अलग एक एक मान मिलेगा। तो ये फलन क्या हो जाएगा? एकैकी और आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, यानी इस फलन को एकैकी और आच्छादक बनाना है तो यहां से क्या करेंगे कि साइन बंद अंतराल -π/2 π/2 से -1 1, इसमें भी अगर देखा जाए तो 0 से π/2 में अधिकतम मान 1 आया हुआ है और न्यूनतम मान इधर -π/2 से 0 के बीच में -1 है। तो अगर ये डोमेन हो जाए और ये को डोमेन हो जाए, बंद अंतराल -π/2 π/2 से बंद अंतराल -1 1 पर ये अगर साइन फलन परिभाषित है, तब यदि यह साइन ऐसा है तब साइन x या साइन व्युत्क्रमणी फलन है। और जब ये व्युत्क्रमणी फलन है तब इसके व्युत्क्रम या प्रतिलोम को साइन इनवर्स x, अगर साइन x है तो साइन इनवर्स x से दर्शाते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x से दर्शाते हैं। और ये जो साइन इनवर्स होगा
वो बंद अंतराल -1 कामा 1 से बंद अंतराल -π/2 कामा π/2 पर परिभाषित होगा, पर परिभाषित होता है। ठीक है, यानी अगर ये साइन इस डोमेन और इस कोडोमेन में अगर एकाएकी और आच्छादक फलन हो गया यानी व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, और जब व्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो उसका जो प्रतिलोम साइन इनवर्स होगा वो बंद अंतराल -1 कामा 1 से बंद अंतराल -π/2 कामा π/2 पर परिभाषित होता है, यानी ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी अगर साइन है तो कोण रखने पर हमें वास्तविक संख्याएं मिलेंगी, और जब साइन इनवर्स आएगा तो वास्तविक संख्या रखने पर हमें रेडियन में कोण मिलेगा। ठीक है ना, तो ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहां पर ये देखिए बाउंडेशन लगाया गया है -π/2 से +π/2। अब इसी को अगर छोटे फिगर में देखा जाए तो देखिए यहां पर ऐसे दिखाया गया, ये उसी को काट कर छोटा कर दिया गया। तो देखिए ये -π/2 से लेकर इधर +π/2 के बीच में साइन का ग्राफ बनाया गया, जिसमें ये फलन क्या है, एकाएकी और आच्छादक है। y इक्वल टू जो साइन x है, y इक्वल टू साइन x एकाएकी और आच्छादक है। ठीक है, तो यहां पर ये फिगर में y इक्वल टू साइन x एकाएकी और आच्छादक है। तो डोमेन क्या होगा इसका, माइनस बंद अंतराल -π/2 से +π/2, और कोडोमेन या रेंज जो होगा वो -1 से बंद अंतराल -1 से +1 होगा। ठीक, अच्छा तो आते हैं अब अगले वाले फिगर पर। अब देखिए ये फिगर थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। उल्टा क्या हुआ, इस बार ये जो कोण थे रेडियन में वो चले गए y अक्ष पर, और जो वास्तविक संख्याएं थी वो चले आए x अक्ष पर। तो ये जो ग्राफ है ये साइन इनवर्स x का है, यानी इस बार हम लोग x की जगह रखेंगे ये वास्तविक संख्या है -1 से +1 तक, तो हमें उसका प्रतिबिंब या फलन का जो मान मिलेगा वो -π/2 से +π/2 तक मिलेगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है ये। ठीक है, साइन इनवर्स का ग्राफ है। तो इस फलन का यानी साइन इनवर्स x का डोमेन या प्रांत क्या होगा, तो इसका जो प्रांत होगा, प्रांत मतलब x का मान, तो x का मान x अक्ष पर से रखेंगे, और x अक्ष पर से क्या रखेंगे, -1 से लेकर +1 तक की संख्या, तो बड़े ब्रैकेट यानी बंद अंतराल -1 कामा 1, और इसका रेंज या परिसर या जिसको हम लोग मुख्य मान भी कहेंगे का परिसर। जैसे फलन में हम लोग डोमेन रेंज निकालते हैं यानी प्रांत और परिसर निकालते हैं, तो इसी परिसर को हम लोग बोलेंगे मुख्य मान, मुख्य मान। और साइन इनवर्स का, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोगों से परिसर ना बोलकर कहेगा कि साइन इनवर्स का या कॉस इनवर्स टैन इनवर्स जो भी रहेगा उसका मुख्य मान बताइए, तो हम लोग मुख्य मान बताएंगे। तो मुख्य मान इसका क्या होगा, मुख्य मान मतलब इस साइन इनवर्स फलन का मान। तो फलन का मान कहां से कहां तक दिख रहा है, अधिकतम ऊंचाई π/2 तक और न्यूनतम ऊंचाई -π/2 तक। ठीक है, तो यानी इसका भी जो मुख्य मान होगा वो बंद अंतराल -π/2 से कम -π/2 से +π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों पर कुछ प्रतिबंध लगाकर, बाउंडेशन लगाकर उसको हम लोग दिखाएंगे कि वो फलन एकाएकी और आच्छादक है, और जो यहाँ बाउंडेशन करने पर हमें डोमेन और रेंज मिलेगा उसी से हम लोग आगे का नियम पढ़ेंगे और उसी पर फिर क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये साइन इनवर्स का ग्राफ समझ में आया होगा। अब अगला ग्राफ देखते हैं, किसका ग्राफ है, अगला ग्राफ है कास x का है, fx इक्वल टू कास x का ग्राफ। देखिए साइन की तरह इधर कास का भी ग्राफ बनाया गया है ना, और अगर साइन अब समझ में आ गया तो कास में समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत आसान है। इसमें भी क्या देखना है, जैसे अगर इसी x अक्ष की बात करें, x अक्ष की बात अगर करें तो यह कास का ग्राफ x अक्ष को जहां जहां काटा होगा,
एक्स अक्ष को जहां जहां काटा होगा, प्रतिच्छेद किया होगा, वहां y का मान 0 हुआ होगा। y का मान 0 मतलब एफ एक्स का मान 0, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई भी होता है। तो देखते हैं, देखिए एक यहां पर, इधर यहां पर, ये π/2 पर भी, -π/2 पर, -3π/2। अगर इसी में जितना ये फिगर बना है अगर इसी में ही देख लिया जाए तो यहां पर अगर 3π/2 से देखें तो 1 2 3 4, 3π/2, π/2, -π/2 और -3π/2, ये सामने ऐसे इतने ग्राफ में ही हम लोग को 4 बिंदु मिले हैं, 4 बिंदु, जिस पर कास का मान क्या आ रहा है, 0। ठीक, अब जैसे कि हमें पता करना है कि ये कास एकाएकी और आच्छादक है या नहीं। अगर एकाएकी आच्छादक होगा तभी तो व्युत्क्रम निकालेंगे। तो हमें देखिए एक्स अक्ष पर ये 4 बिंदु मिल रहे हैं जिस पर इस कास का मान 0 ही आ रहा है। तो ऐसे हमें अलग अलग 4 बिंदु मिल रहे हैं जिस पर इस कास का मान 0 हो रहा है, मतलब 4 अलग अलग बिंदुओं पर फलन का एक ही मान मिल रहा है, यानी उनका एक ही प्रतिबिंब है। तब तो ये फलन एकाएकी न कहलाकर क्या कहलाएगा, बहु एक फलन। तो यानी यह जो कास है यह भी एकाएकी फलन नहीं है। आच्छादक है कि नहीं, तो आच्छादक के लिए इस ग्राफ की ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई मतलब y का मान, y मतलब कास का मान, क्योंकि y इक्वल टू कास एक्स है। तो फलन का मान सबसे अधिकतम ऊंचाई अगर देखें तो +1 तक गया हुआ है, अधिकतम ऊंचाई 1 तक, और न्यूनतम ऊंचाई देखें तो न्यूनतम -1 तक। तो यानी इस बार ये भी क्या है, इधर अगर नीचे चलेंगे तो -2 -3 ये सब छूटा हुआ है, ऊपर जाएंगे तो 2 और ऊपर 3 और आगे और भी वास्तविक संख्याएं जो भी वो सब छूट जा रही है। तो यानी y अक्ष पर जो फलन का मान है वो -1 से +1 के बीच में मिल रहा है। तो इस बार भी ये कह सकते हैं कि यह फलन क्या है, यह फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि इस फलन के कोडोमेन में -1 से छोटी और +1 से बड़ी संख्याएं खाली रह जा रही हैं। ठीक, तो कास एक्स भी क्या है, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। तो जब ना ये एकाएकी और ना ही आच्छादक है तो इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। अब व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम लोग को इसका व्युत्क्रम निकालना ही है, क्योंकि हमें इसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में पढ़ना है। तो यहां पर भी हम लोग कुछ बाउंडेशन लगाएंगे इसके डोमेन और कोडोमेन पर। तो क्या बाउंडेशन लगाएंगे, तो शुरुआत करेंगे यहां 0 से, 0 से शुरुआत करना है। देखिए कैसे शुरुआत करेंगे, तो 0 से लेकर ये पाई तक का मान, अगर इसके बीच में फलन का ग्राफ देखा जाए तो यहां तक, अगर इस फलन का ग्राफ देखा जाए तो तो 0 से जीरो से लेकर पाई के बीच में इस कास का कुछ मान प्लस में तो कुछ मान माइनस में। 0 से π/2 पहला चतुर्थांश जिसमें कास का मान प्लस में, और हर एक बिंदु पर अलग अलग मान मिलेगा। ऐसे ही जब π/2 से पाई पर आएंगे तो ये दूसरा चतुर्थांश जिसमें कास का मान माइनस में होता है, और इस चतुर्थांश में भी हर एक अलग अलग बिंदु पर कास का अलग अलग मान आएगा। तो यानी कि 0 से लेकर पाई तक में यह जो कास अक्ष है यह फलन एकाएकी भी होगा और आच्छादक होगा। ठीक, तो यानी इसका डोमेन और रेंज क्या बनाएंगे एकाएकी और आच्छादक होने के लिए, तो यहां पर कास का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा बंद अंतराल 0, पाई से बंद अंतराल -1, 1। अगर यह लेते हैं इसका डोमेन और ये लेते हैं इसका कोडोमेन, तब कहेंगे कि तब cos x क्या है, एकाएकी और आच्छादक है, एकाएकी और आच्छादक है। ठीक है, एकाएकी और आच्छादक है। तो कास एक्स एकाएकी और आच्छादक हो गया, तो कहेंगे तब यह व्युत्क्रमणी है, तब यह व्युत्क्रमणी है। और अगर ये व्युत्क्रमणी है तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अतः cos x का व्युत्क्रम cos इनवर्स x से
तो कास एक्स के व्युत्क्रम को, कास एक्स के व्युत्क्रम को कास इनवर्स एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, तथा ये कास इनवर्स जो होगा वो परिभाषित होगा किस पर, बंद अंतराल -1, 1 से बंद अंतराल -π/2, π/2 पर। ठीक, अब यहां पर क्या कहेंगे कि कास इनवर्स का डोमेन कौन, माइनस बंद अंतराल -1, 1, और जो रेंज है, रेंज क्योंकि देखिए इतने पर ये खत्म हो जाएगा, इतना ग्राफ पर ही, तो ये इसका कोडोमेन भी है और यही इसका रेंज भी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमें आच्छादक भी दिखाना था। आच्छादक का मतलब दूसरे समुच्चय में कुछ खाली भी न रहे। तो ये इसका डोमेन और ये इसका रेंज, या रेंज को ही हम लोग बोलेंगे क्या, मुख्य मान। तो यहां से अब कर लेते हैं क्या कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा वो बंद अंतराल -1, 1 और कॉस इनवर्स एक्स का परिसर। ठीक, या फिर परिसर ना बोलकर हम लोग अब इसको बार बार बोलेंगे क्या, मुख्य मान। तो कॉस इनवर्स का मुख्य मान, मुख्य मान इसलिए क्योंकि हम लोग को एग्जाम में परिसर ना कह के मुख्य मान ही बार बार पूछेगा। तो मुख्य मान क्या हो जाएगा, 0 से पाई। 1 मिनट यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, 1 मिनट यहाँ पर ये 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स का ये डोमेन माइनस बंद अंतराल -1 से 1 और जो रेंज या कोडोमेन होगा वो 0 से पाई होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 0 से पाई दिखाया गया। ठीक, तो इसको बना लीजिएगा 0 से पाई। हाँ, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो बंद अंतराल -1 से +1 और कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है या जो परिसर है वो हो जाएगा बंद अंतराल 0 से पाई। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने ग्राफ देखा किसका, किसके बारे में जाना, कॉस के बारे में। इसके बाद अभी हम लोगों को इसमें 4 और फलन बचे हुए हैं, tan इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इन सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन के बारे में, कि जैसे tan x, cot x, sec x और कोसेक x, ये सभी एकाकी और आच्छादक फलन हैं या नहीं है। अगर होंगे तो उनका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, और अगर नहीं होंगे तो जैसे इन दो फलनों का हम लोगों ने डोमेन और जो कोडोमेन था उसमें बाउंडेशन लगाकर उसको बनाया गया कि वो एकाकी और आच्छादक है, उसी तरह उसमें भी उसको एकाकी और आच्छादक हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जो भी मैथ में आप लोगों को प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेहनत करते रहिए और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते रहिए। तो आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात, जैसे हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं या हम मैथ पढ़ाते हैं, बाकी लोग मैथ पढ़ते हैं, स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, उनके लिए एक ज़रूरी बात कि हम लोगों की जो ज़िंदगी है, हम लोगों की मतलब मैथ पढ़ने वालों की या पढ़ाने वालों की, हम लोगों की जो ज़िंदगी है वो कैसी है कि हम लोगों के लिए जो रात होती है वो इकाई है, नींद जो है वो दहाई है, और जो ख्वाब होता है वो सैकड़ा, और जो दर्द होता है वो 1000। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोगों की ज़िंदगी है मज़ेदार। तो मज़ा लेते रहिए और मज़ेदार तरीके से मैथ को पढ़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।